दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग ही स्तर पर चला जाता है। आपका आना बहुत ज़रूरी था और जैसा मैंने देखा कि आप क्लास में आए तो ये बड़ी अच्छी बात है। कमेंट करके देखो एक बार। नहीं आ रहे? अच्छा, आप लोगों की कमेंट अभी नहीं आ रही है और ये आगे आने वाले 5-6 मिनट में सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है। और आज मैं आपको एक बहुत खास बात भी बताने वाला हूँ, बहुत खास अनाउंसमेंट है, आप ही लोगों के लिए है। और मतलब ये मानिए कि दिल से अनाउंसमेंट है आपके लिए, तो उसके लिए ज़रूर रुकिएगा। ठीक है। एग्जैक्टली मैं 2 बज के और 2:20 पे वो अनाउंसमेंट आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें भारतीय राज्यव्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत के बारे में, यानी भारतीय राज्यव्यवस्था के बारे में, जिसमें कंप्लीटली थ्योरी और एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल्स पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। अब इसी के अधीन अगर बात की जाए तो किस प्रकार से आप इसके अधीन बात करते हैं वो समझिए। बच्चे, हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, यहां तक नागरिकता की समाप्ति कर चुके थे। लेकिन नागरिकता की समाप्ति के पश्चात और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो नागरिकता के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, नागरिकता के बारे में जो अन्य बातें होती हैं वो हम देखते हैं। जैसे एनआरआई कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो कृपया करके उसको समझना थोड़ा शुरू करिएगा। तो अब हम हेडिंग डालते हैं कि बेसिकली एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, इन तीनों में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरआई, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आपको एक टर्म देखने को मिलता है ओसीआई, या पीआईओ लिख लो पहले, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडिया ओरिजिन। फिर आपको देखने को मिलता है बेटा ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बड़े क्लासिक तरीके से। अब बात ये आती है एनआरआई को क्या बोलते हैं हम। सर इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय। एनआरआई को क्या बोलते हैं बाबू? प्रवासी भारतीय बोला जाता है, प्रवासी भारतीय। इसको क्या बोलते हैं? और पीआईओ को बोलते हैं भारतीय मूल, इसको बोलते हैं भारतीय मूल। और ओसीआई को क्या बोला जाता है? सर इसको इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय, इसको भारतीय मूल। और ओसीआई को बोला जाता है विदेशी भारतीय, इसको बोला जाता है विदेशी भारतीय, इसको बोला जाता है मेरे बच्चे विदेशी भारतीय। तो ये कुछ चीजें कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय, भारतीय मूल और विदेशी नागरिक। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब बताती है जैसे कोई भी एनआरआई होता है तो एनआरआई हम किसे कहेंगे? यानी देखो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास नागरिकता जो होती है ये तो भारत की ही रहती है। नागरिकता कहां की होती है? इंडिया की। इंडिया यानी भारतीय। इसका निवास जो होता है, निवास बेटा वो होता है दूसरे देश में। इसका निवास जो होता है ना मेरे लाल, वो होता है दूसरे देश में, विदेश में। लेकिन बात पता है क्या है? जैसे अब मान के चलो मैं हूं, अगर मैं कल को ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं और वहां पे मैं रहने लगूं, कुछ दिन रहूं मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ दिन रहूं, तो क्या मैं एनआरआई बन जाऊंगा? नहीं। क्या पता मैं घूमने के लिए, जैसे मान के चलो हमारी कोई रिश्तेदारी है, अब मैं अपनी रिश्तेदारी में जो है कनाडा चला जाऊं, तो क्या वहां रिश्तेदारी में जाने के बाद मैं भारत का नागरिक ना रह के एनआरआई बन जाऊंगा? नहीं। इसके लिए शर्तें होती हैं। आप 182 से अधिक दिन विदेश में निवास भी करना चाहिए। आपको 182 या उससे अधिक दिन विदेश में निवास करना पड़ेगा, तभी आप एनआरआई कंसीडर हो सकते हैं। 182 या उससे अधिक दिन विदेश में निवास, 182 या अधिक दिन, 182 प्लस दिन विदेशों में निवास, विदेश में निवास। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अभी जो हमारा एडिटर है वो कह रहा है सर नेपाल में रहने पर भी एनआरआई बनते हैं क्या? तो एक भाई, बनते तो नेपाल में रहने पर भी हैं, पर उनकी इतनी इज्जत नहीं हो पा रही होती है ना। एनआरआई तो वो भी होते हैं।
अच्छा, जो एनआरआई होता है क्या वो भारत में वोट डाल सकता है? क्या वो एनआरआई भारत में वोट डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। क्या ये भारत में जमीन खरीद सकता है? खरीद सकता है। क्या वो जमीन खरीद सकता है? जी हाँ, जमीन खरीद सकता है, वोट डाल सकता है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाती है मेरे लाल। बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। अब तो एक और बात आती है कि जैसे एनआरआई होते हैं, इसकी रिगार्डिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम 9 जनवरी को एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को हम क्या करते हैं? एनआरआई डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और एनआरआई डे हम 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ये बड़ी बात होगी। बताइए सर क्यों मनाते हैं? बेटा एनआरआई डे मनाया जाता है 9 जनवरी को क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी केम टू इंडिया। गांधी जी केम टू इंडिया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। से भारत आए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए गांधी जी के बारे में। तो 1915 9 जनवरी में गांधी जी भारत आए थे, इस वजह से 9 जनवरी को एनआरआई डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक बाईइनियल फंक्शन है, बाई एनुअल नहीं, बाईइनियल, 2 साल में एक बार ये मनाया जाता है। यह द्विवार्षिक उत्सव है। द्विवार्षिक उत्सव है, ये वार्षिक उत्सव है। कहने की बात है कि दिस इज बाईइनियल, दिस इज बाईइनियल। तो ये बाईइनियल आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा बाईइनियल? यह आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह आपको देखने को मिल जाएगा नागरिकता और निवास के बारे में। 182 से अधिक दिन विदेश में निवास होना चाहिए, ये बात यहां पर दर्शाई जाती है। अब हम बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन की हम बात करते हैं। PIO, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारतीय मूल। ये कौन होते हैं? मतलब ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में जाके निवास कर लेते हैं और उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखो, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग या व्यक्ति, ऐसे लोग या व्यक्ति जिनकी भारत में या फिर जो विदेशों में बस जाते हैं, जो विदेशों में बसकर विदेशों में बसकर वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, कहने की बात ये हो जाएगी कि ये जो लोग होंगे ना PIO, इनके पास नागरिकता कहां की होगी? विदेश की। निवास कहां होगा? विदेश में। नागरिकता कहां की होगी? विदेश की। विदेश की। निवास इनका कहां पर होगा? निवास, रेजिडेंस इनका कहां होगा? विदेश में। इनकी नागरिकता विदेश में होगी, ठीक है, इनका निवास विदेश में होगा। और बड़ी बात तो ये भी है मेरे भाई कि लेकिन इसमें संबंध कैसा रहेगा? सर संबंध इसमें ऐसा रहेगा, संबंध इसमें ऐसा रहेगा कि लोगों के साथ विदेश में नागरिकता ग्रहण करने की बात है ही, लेकिन बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात कि इनका वंश कभी ना कभी भारतीय रहा होगा। इनका वंश भारतीय रहा होगा, भारतीय रहा होगा। इनका वंश क्या रहा होगा? इनके जो डिसेंडेंसी है, डिसेंट, इनका जो डिसेंट है वो क्या रहा होगा भाई? इंडियन रहा होगा। इनका जो डिसेंट है वो इंडियन रहा होगा। बड़ी बात तो यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं OCI। अब हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि OCI कैसे काम कर पाते हैं। OCI होते हैं वे लोग जो विदेशों में निवास बस जाते हैं, वहीं जो विदेशों में बस जाते हैं, जो विदेशों में बस जाते हैं, जो विदेशों में बस जाते हैं, जो विदेशों में बस जाते हैं। जो विदेशों में बस जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? OCI कहलाते हैं, जो विदेशों में बस जाते हैं। बड़ी बात यही होगी, बड़ी बात यही होगी, जो विदेशों में बस जाते हैं वो OCI कहलाते हैं। एक और बात, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी ना कभी भारतीय रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो कभी ना कभी भारतीय रहा हो,
जो कभी ना कभी भारतीय रहा हो, कभी ना कभी भारतीय रहा हो, भारतीय हो, रहा हो। अ पर्सन हु वॉज वंस अ इंडियन, अ पर्सन हु वॉज वंस अ इंडियन, ये एक कभी ना कभी वो भारतीय रहा होगा, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर बच्चे नागरिकता जो आपको देखने को मिलती है, नागरिकता, नागरिकता उस व्यक्ति के पास कहां की होगी? सर विदेश की होगी। निवास कहां पर होगा? विदेश में होगा। निवास कहां होगा? विदेश में होगा। तो दोनों में फर्क क्या है सर फिर इनमें? बेटा इसमें ये आदमी खुद भारतीय रहा होगा, और इसमें ये जो व्यक्ति है इसका वंश भारतीय होगा। जैसे मान के चलो मैं हूं, मैं विदेशों में जाके बस जाऊं तो मैं एनआरआई कहलाऊंगा शुरुआती दिनों में। उसके बाद अगर मैं वहीं की नागरिकता ले लेता हूं तो मैं बन जाऊंगा ओसीआई। लेकिन मैं कभी भी पीआईओ नहीं बन सकता। पीआईओ कौन बनेंगे? पीआईओ बनेंगे जो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो पीआईओ बनेंगे, क्योंकि उनका जो वंश है यानी उनके पिताश्री जो है वो कौन रहे हैं? वो भारतीय रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात होती है। क्या ये वोट डाल सकते हैं? क्या ये वोट डाल सकते हैं इंडिया में? नहीं डाल सकते वोट, ये नहीं डाल सकते। दूसरी बात सर जी, क्या जो पीआईओ होते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होते हैं, सर इनके बारे में आप हमें ये बताइए कि सर जी क्या ये वोट नहीं डाल सकते? चलो ठीक है सर, लेकिन सर क्या ये पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है क्या जो जमीन ना खरीद सकते हो? जमीन की बात करें, तो रेजिडेंस या एग्रीकल्चर जो जमीन होगी, यानी रहने योग्य या कृषि योग्य जो भूमि होगी, एग्रीकल्चर लैंड, वो ये नहीं खरीद सकते। सेम चीज इसके साथ होती है, ये भी इसको नहीं खरीद सकते। रेजिडेंस यानी रहने के लिए, रहने के लिए प्लस, ठीक है, खेती के लिए जमीन ये नहीं खरीद सकते। कॉमर्शियल जमीन ये खरीद सकते हैं, कॉमर्शियल वाणिज्य जमीन खरीद सकते हैं। एक और बात, जो ओसीआई शुरुआती तौर पर नहीं था, ओसीआई को 2005 के सीएए के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 का लक्ष्मीमल समिति आती है तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लक्ष्मीमल समिति, लक्ष्मीमल समिति में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक और बात कि जैसे पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होता है, इनमें बहुत सिमिलरिटी होती है। अच्छा, इसका एक पीआईओ कार्ड बनता है जिससे कि पता लगता है कि पीआईओ है। ऐसे ही एक ओसीआई कार्ड बनता है, ओसीआई कार्ड बनता है। अब हुआ यह था कि 2015 में इन दोनों ही कार्डों को कर दिया गया मर्ज। 2015 में जो सीएए आया उसमें इन दोनों ही कार्ड्स को मर्ज कर दिया गया। तो 2015 सीएए में ये दोनों कार्ड का कर दिया गया विलय, यानी मर्ज, इनका मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक है, चलो फटाफट बेटा बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आई? कमेंट का मैं कुछ देखता हूं अगर हो पाए तो। हाँ भाई, कमेंट आपकी ठीक हो गई है। ठीक है, कमेंट आपकी ठीक हो गई है। अब आपकी कमेंट मुझ तक आ रही है, जैसे सुष्मिता सिंह, अवंतिका मिश्रा, मधु यादव, अनुराग ठाकुर, विकास यादव, दीपक, शुभम, अक्षिता, आकांक्षा मिश्रा। बहुत सारे बच्चों की क्लास जो कमेंट अब आनी शुरू हो गई है। एक बार चेक कर लीजिए कमेंट आपकी आ रही है नहीं। आगे बढ़िए, फिर हम आगे देखते हैं। तो ये सारी बातें नोट आपने कर दी होंगी। नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो, अब तो अब अगर इस चीज को आप समझ पाए बता दीजिए, एक बार नोटेड बता दीजिए, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या कहते हैं? रिलोड लगाओ इसमें। अरे रिलोड, रिलोड यार।
है ना। चलिए ठीक है। चलो चलो, वाह अग्निहोत्री वाह। चलिए बहुत बढ़िया, नोटेड, शाबाश। इकबाल, हाँ भाई कमेंट अब सही है, मुझे दिखाई दे रही हैं अब आप सभी की कमेंट। यस आई एम एबल टू सी देम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मैंने, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एक और बात। अब जैसे ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई नागरिकता के संबंधित, तो नागरिकता के बारे में एक बात याद रखना, ठीक है, नागरिकता के बारे में एक बात याद रखना कि जैसे किसी की नागरिकता है तो इसके संबंध में ना 2019 में जो सीएए एक्ट आया था वो बहुत जरूरी है। तो 2019 में सीएए आया था जिसको बोला जाता है 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसकी मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए कि कैसे बात करेंगे। तो बाबू इसमें यह कहा गया, पहली बात ये किस कारण से था, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यकों के, ठीक है, धर्म के आधार पर धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को, धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को, पीड़ित अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को मतलब एक बेहतर जीवन स्तर देना को, बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास करना, जीवन स्तर देने का प्रयास करना, देने का प्रयास करना, कोशिश करी जाएगी कि एक अच्छा जीवन स्तर मिल पाए। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, ठीक है मोहिनी। चलिए प्रणाम प्रणाम। यहाँ पे आप समझिएगा ये सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों के लिए था, और यहाँ पर भी जो धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक थे। तो कई बार ना इसमें एक चीज कही जा रही थी कि भाई इसमें मुस्लिम्स के साथ बड़ा बुरा हुआ है। देखो इसके पीछे का नरेशन ही गलत सेट किया गया लोगों के द्वारा। दरअसल इसमें मुस्लिम के साथ बुरा ही नहीं हो रहा था, वो तुम समझो। यहां पे हो क्या रहा था वो समझो। यहां पर जो ऐसे लोग हैं जो धार्मिक कारणों से उत्पीड़ित हैं, उत्पीड़ित का मतलब तो समझते हो, है? उत्पीड़ित का मतलब यानी जिनको धर्म की वजह से टॉर्चर किया जा रहा था। अब एक बात बताऊं, अफगानिस्तान में क्या किसी मुस्लिम को टॉर्चर किया जा सकता है धर्म के आधार पर? नहीं। क्या पाकिस्तान में किया जा सकता है? नहीं। ना बांग्लादेश में। तो रीजन यही था, इस कारण से इसमें जो शामिल धर्म थे, इसको इंग्लिश में लिख लेना, टू एनहेंस द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियसली, ठीक है, और एक्सप्लॉइटेड रिलीजियसली एक्सप्लॉइटेड पर्संस, एक्सप्लॉइटेड पर्संस, एक्सप्लॉइटेड पर्संस। तो ये इस तरीके से एनहेंस करने की जिम्मेदारी जो है होती है बेसिकली। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो शामिल धर्म थे, जो ऐसे लोग थे जो धर्म शामिल थे, ठीक है, जो शामिल धर्म थे उनके बारे में बात करते हैं। शामिल धर्मों की बात करते हैं जो इसमें शामिल किए गए थे। तो जी शामिल जो थे वो थे हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पर्शियन यानी पारसी। तो ये जो लोग हैं वो रिलीजियसली एक्सटॉर्टेड थे यहां पे, तो उनको बचाना। ठीक है चलिए,
तो उनको बचाना ही यहां पर एक बड़ी एक बात थी जिसको बचाने के लिए ऐसा किया गया। तो जो 2019 का सीएए था, 2019 का आपका सीएए आपको देखने को मिला, इसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको यहां देखने को मिला। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि 2019 का सीए जो था, इसमें एक बात कही जाती है 2019 के सीएए में क्या, कि पहली बात तो ये 9 दिसंबर 2019 में आता है लोकसभा में। कहां आता है? लोकसभा में। लोकसभा 11 दिसंबर में 2019 में ये लोकसभा में से पास हो गया, पारित। फिर 2011 दिसंबर में ये राज्यसभा से पारित हो गया, पास। पारित का मतलब था पास हो गया। और उसके बाद 12 दिसंबर में राष्ट्रपति ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया। और उसके बाद जनवरी 2020 में, ठीक है, जब इसको पास किया गया तो इसको लागू कर दिया गया। तो जैसे ही जनवरी 2020 में इसको लागू किया गया तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें। बात आती है कि सर जैसे 2019 में है, इसमें एक एनआरसी टर्म और आया था। एनआरसी क्या होता है? इसको होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के, ठीक है, नागरिकों का रजिस्टर। जो नागरिक होगा उसका नाम इसमें होगा, और जिसका जो नागरिक नहीं होगा उसका नाम इसमें नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एनआरसी, दैट इज कॉल्ड एनआरसी। ठीक है, चलिए, ठीक है। एक कह रहा है सचिन सर, हमने पॉलिटी की बुक की आस लगाए बैठे थे। बेटा मेरे पॉलिटी की जो बुक है वो बहुत जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है, नई वाली। पुरानी वाली यानी बंद हो गई है, तो मेरी नई बुक पॉलिटी की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे। चलो, तो ये बात जैसे मैंने बताया, एनआरसी वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। रजिस्टर, नागरिकों का रजिस्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात ये होती है कि सबके लिए नहीं था ये जो एक्ट था, ये केवल उन्हीं के लिए था जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, पहले भारत आए। इसमें होना क्या था? वैसे होना क्या था कि जैसे लागू होता है तो होना क्या था, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन धर्मों के लोगों को नागरिकता, इनको नागरिकता 6 वर्ष में मिलेगी। इनको नागरिकता मिलेगी 6 वर्ष में, 6 ईयर्स में। और जो अन्य होंगे, अन्य धर्म होंगे, अन्य धर्म जैसे मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म, अन्य धर्म जो होंगे, तो अन्य धर्मों को नागरिकता मिलेगी वही 11 वर्षों में, 11 वर्ष में नागरिकता। तो 11 वर्ष में नागरिकता है मिल जाएगी। तो इस प्रकार की बातें बच्चे जो हैं कही गई थी। क्या आप समझ पाए? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको नागरिकता 6 ईयर्स में, इनको 11 में। ठीक है, चलिए, 12 दिसंबर क्या लिखा है बेटा? 12 दिसंबर में प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कर दिए थे। ठीक है, चलो चलो, हिंदी में लिख दो। हिंदी में ही तो लिखा है बच्चे। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सिख, ईसाई, ये नहीं लिख सकते इंग्लिश में? हाँ, अब बताओ बेटा, 6 में मिलेगी इनको नागरिकता। अब बताइए भाई। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊं। बजट पढ़ लिया आपने सबने? बजट, बजट पढ़ लिया? बजट पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सबने बजट पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे ये बताओ। अगर मेरी क्लास आप बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा हो तो मैं उसको भी ये बात बताना चाहूंगा कि बेटा बजट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बजट के कई हिस्से हैं। बजट की हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, बजट के एनालिटिक्स में से आते हैं, और बजट्स के जो भी चीजें होती हैं, जैसे कोई नया प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। क्या आपने बजट पढ़ लिया? एक कह रहा है यस सर, एक कह रहा है जी सर, एक कह रहा है ओके जी। प्रतिमा कह रही है मैंने पढ़ लिया। कुछ अभी भी कह रहे हैं नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। काफी है नहीं पढ़ा वाला, जैसे नेहा है नहीं, दीपांशु है नहीं, शुभम है नहीं। ठीक है, चलो।
आप पढ़ा दीजिए, ठीक है, नहीं पढ़ा, मेजरली बच्चों का कहना है नहीं पढ़ा। ये सचिन बेटा सब कुछ ओके की रिपोर्ट में है। तो जिस जिस बच्चे ने बजट नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी विशेष सूचना, आप बजट पढ़ सकते हैं, एक ही बार में सारा का सारा बजट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप बजट पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पे ये चैनल है, ये आप ही का चैनल है, ठीक है, जीत राणा जीएस करके जो चैनल है वो आप ही का चैनल है, जीत राणा जीएस। तो जीत राणा जीएस पे आप जाके पढ़ सकते हैं बेटा बजट। ये बजट की डिटेल्ड वीडियो है, 1 घंटा 15 मिनट की, इसमें मैंने कंप्लीट बजट को पढ़ाया है। कहां पे? जीत राणा जीएस पे। तो इस क्लास को करने के बाद आप जाके पढ़ना, ठीक है। और जब इस बजट में से आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आज शाम को 7 बजे एक लाइव सेशन है, ये रहा, ये आज शाम को 7 बजे होना है, ठीक है। तो इसमें जरूर जुड़ना, जिससे कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहां पर कर पाए, बड़े लेवल पर सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। जुड़ जरूर जाना शाम को 7 बजे, हर एक बच्चा मुझे वहां चाहिए। अब उसमें मैंने बजट की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए बेटा। अब अगला हम अपने चैप्टर शुरू करते हैं। यहां नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है, नागरिकता यहां पे समाप्त हो जाती है। और अब यहां से स्टार्ट क्या होता है बेटा, नागरिकता के बाद भारत के अंतर्गत संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 स्टार्ट होता है। और संविधान का भाग 3 या पार्ट 3 जो होता है, बेसिकली पार्ट 3 किस बारे में इंगितीकरण करता है, इंगितीकरण किस बारे में करता है, पार्ट 3। तो जी पार्ट 3 जो है वो इंगितीकरण किसके बारे में करता है, बहुत इंपोर्टेंटली समझिएगा। सर एनडीए के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ बेटा एनडीए के लिए तो विशेष तौर पे पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने बजट पढ़ा है वो एनडीए, यूपीएससी, सीडीएस, यूपीपीएससी, ठीक है, आरएएस के लिए पढ़ाया है वो, ठीक है। चलो ठीक है, तो भाग 3 के अंदर आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है, ठीक है। फटाफट फंडामेंटल राइट क्या देखें, चलिए ठीक है। चलिए क्लियर है, हम क्या फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करें। देखो बेटा, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ऐसे अधिकार ऐसे अधिकार जो जीवन स्तर को बेहतर करने में आवश्यक होते हैं, जो जीवन स्तर को बेहतर करने में जीवन स्तर को बेहतर करने में आवश्यक होते हैं, जीवन स्तर को बेहतर करने में आवश्यक होते हैं, बेहतर करने के लिए आवश्यक है, राइट्स विच आर नीडेड टू एनहेंस लाइफ स्टैंडर्ड, ठीक है। राइट्स विच आर नीडेड टू एनहेंस, राइट्स which are needed to enhance, तो rights which are needed to enhance better life standard, तो जीवन के अंदर बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, दे आर बेसिकली व्हाट दे आर बेसिकली, तो सर वही चीज जो होते हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। क्या आप इस बात को समझ पाए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको कहीं मांगना नहीं पड़ता, इनको कहीं से मांगना नहीं पड़ता, इन अधिकारों की मांग नहीं करनी होती, यह स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों की मांग की आवश्यकता नहीं होती, इन अधिकारों की मांग की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही इनकी प्राप्ति हो जाती है, स्वतः ही इनसे प्राप्ति हो जाती है, स्वतः, ठीक है, जन्म के साथ ही इनकी प्राप्ति हो जाती है, जन्म के साथ ही
इनकी प्राप्ति हो जाती है, होती है। गेन्ड बाय द लाइफ, गेन्ड विद द लाइफ, ठीक है। दे आर नॉन डिमांडिंग इन नेचर, इनको मांगना नहीं पड़ता, ठीक है। दे नीड नॉट टू डिमांड इट, दे नॉट नीड not to demanded, they need not to demanded. We gain them by self, we gain them by self, we gain them by self, हम स्वतः ही उनकी प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। we gain them by self, स्वतः ही उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। क्या आप इस बात को समझ पाए? जी हाँ, इसको हम समझ पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स है, इन अधिकारों की मांग की आवश्यकता नहीं होती है, जन्म के साथ ही इनकी प्राप्ति भी हो जाती है, तो ये कुछ बातें इसमें देखने को मिल जाती है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट है जी, इनकी हम बात जो है करना चाहते हैं। बताइए सर। देखो बेटा, फंडामेंटल राइट जो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही स्पेशलाइजेशन के साथ मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। या इसको बॉक्स को बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, एक सवाल आता है बेटा फंडामेंटल राइट्स का, इनकी डिमांड्स, इनकी मांग कैसे की जाती है। देखो, राजा महाराजाओं के समय में राजा महाराजाओं के द्वारा ये दिए जाते थे, ठीक है। चलिए, राजा महाराजाओं के समय में इनका जो अधिकार है वो हमें दिया जाता था राजा महाराजाओं के हिसाब से, कि कुछ राजा महाराजा आएंगे वो कुछ अधिकार दे देंगे, कुछ राजा महाराजा आएंगे वो कुछ अधिकार दे देंगे, फिक्स नहीं होते थे, ठीक है, फिक्स नहीं होते थे। तो अगर हम बात करें जो आधुनिक भारत है, तो आधुनिक भारत में इसकी मांग किस प्रकार से हुई है, डिमांड जो है आधुनिक भारत में किस प्रकार से इसकी हुई है, आधुनिक भारत में किस प्रकार से हुई है, आधुनिक भारत में इसकी डिमांड किस प्रकार से हुई है, मॉडर्न इंडिया में इसकी डिमांड कैसी हुई है, मॉडर्न इंडिया में इसकी डिमांड कैसे हुई है। सबसे पहले बेटा इसकी जो पहली डिमांड देखने को मिलती है वो 1895 में देखने को मिलती है। व्यक्तिगत मांग, पहली व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग, पहली व्यक्तिगत मांग यानी फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड पहली इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात है बेटा पहली महिला द्वारा मांग। अच्छा, पहली इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं, पहली इंडिविजुअल डिमांड ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने इस मांग को कब किया था, 1895 में। स्वराज बिल आया था, उसी में स्वराज बिल आया था और उसी में इस चीज की मांग जो है की गई थी। स्वराज बिल आया था और स्वराज बिल में ही इस प्रकार की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए, कहां पे है बेटा प्रीत? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है पहली महिला द्वारा की गई मांग, महिला द्वारा की गई पहली मांग, पहली महिला द्वारा की गई मांग, महिला द्वारा मांग, फर्स्ट डिमांड बाय अ फीमेल, फर्स्ट डिमांड बाय अ फीमेल, डिमांड बाय अ फीमेल, फर्स्ट डिमांड बाय अ फीमेल। ये फीमेल के द्वारा जो पहली डिमांड की गई है उसके बारे में बताइए। तो सर, एक महिला के द्वारा जो डिमांड है वो एनी बेसेंट ने की थी 1895 में। किसने की थी सर? एनी बेसेंट ने की थी, सॉरी 1925 में एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी 1925 में। आगे बढ़े, बताइए। सब बोर्ड कट रहा है, कहां से कट रहा है भाई? भवर भवंकर भाई, कहां से कट रहा है बोर्ड? अरे कटा तो कट रहा है भाई। बताइए। 1923 नहीं बेटा, 1925। अच्छा, भिवानी में है। अच्छा, भिवानी, वो आरपी भी तो वहीं का दिखे हैं।
दादरी तो टम्पू तो ब्याणी वाला ले लिए हैं। हाय हाय। चलें आगे बढ़े। सर 1857 की क्रांति का पोर्शन पढ़ा दो। ठीक है, बैच में पढ़ा तो दिया दीपक मैंने, कैसी बात कर रहे हो। आपको बताइए 1857 की क्रांति की तरियां। जब नोट हो जाए तो बेटा बता देना, और फिर हम लिखेंगे इसके बाद जो आगे डिमांड हुई है। कांग्रेस ने इसकी मांग कब की है? कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार की गई पहली मांग। कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार की गई पहली मांग। ठीक है, नोट हो गया। अब बढ़िया आगे। अब जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के द्वारा की गई पहली मांग की अगर बात करें, कांग्रेस द्वारा मांग, कांग्रेस द्वारा पहली मांग जो की गई है, फर्स्ट डिमांड बाय कांग्रेस, फर्स्ट डिमांड बाय कांग्रेस, बाय कांग्रेस, फर्स्ट डिमांड बाय कांग्रेस, कि कांग्रेस के द्वारा की गई जो पहली मांग है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा कांग्रेस की जो पहली मांग आपके यहां पर की गई है वो कब की गई है? इसने पहले 1928 में अनौपचारिक मांग की है। अनौपचारिक, अनऑफिशियल, अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक जो मांग है, अनऑफिशियल 1928 में की गई है। कब की गई भाई? 1928 में की गई है। 1928 में चल रहा था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में आता है बेटा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट लेकर कौन आया था नेहरू रिपोर्ट को? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू 1928 में। तो बेटा अगर मैं मोतीलाल नेहरू की बात करूं तो मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में ही 19 फंडामेंटल राइट मांगे गए थे। 19 फंडामेंटल राइट्स मांगे गए। तो यही जो 19 फंडामेंटल राइट्स थे यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, याद रखेंगे। समझते नहीं हो? रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 19 फंडामेंटल राइट तो मांगे गए, लेकिन ये अनौपचारिक है, अनऑफिशियल है मेरे भाई। लेकिन इसके बाद ऑफिशियल डिमांड कब की जाती है? ऑफिशियल डिमांड कब की जाती है? 1931 में कराची सेशन, कराची अधिवेशन। फिर 1931 में आपको कराची अधिवेशन देखने को मिल जाएगा। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन या कराची सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कराची सेशन, कराची सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेटा जो कराची सेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है, कराची सेशन जो आपको यहां देखने को मिलता है, तो उसको याद रखना कराची सेशन को, कि 1931 में देखने को मिल रहा है। और इसके हेड कौन थे? हेड, इसके हेड है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें एक चीज ये जरूर याद रखना, जैसे वल्लभ भाई पटेल आपको यहां देखने को मिल रहा है, कराची सेशन के हेड आपको देखने को मिल रहा है वल्लभ भाई। तो यही है, इन्होंने ही यहां पर फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। इन्होंने यहां पर मौलिक अधिकारों की मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग की। इन्होंने यहां पर डीपीएसपी की मांग की, और इन्होंने यहां पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी चुनावी अधिकारों की मांग की, यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की डिमांड की, फ्रेंचाइजी की डिमांड की। तो ये कुछ बातें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। पर गोलमेज सम्मेलन में भी तो की गई थी बेटा। गोलमेज सम्मेलन में यहीं से तो डिमांड निकली थी वो 31 में से। ठीक है, चलिए। हम्म, आवेंगे भाई, आएंगे आएंगे, प्रीत आपके यहां जरूर आएंगे। बताइए।
क्या आपको ये बात समझ में आई? 1931 का जो कराची अधिवेशन था, क्या ये बात आपके दिमाग में जा रही है? बहुत बढ़िया, अद्भुत मेरे लाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई भी चीज सफल रह पाई? नहीं, इनमें से कोई भी चीज सफल नहीं रह पाई। इनमें से किसी भी मांग को नहीं माना गया, किसी भी मांग को नहीं माना गया, किसी भी मांग को नहीं माना गया, नहीं माना गया। None of the demand was accepted. 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 ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब 1935 का अधिनियम जब भारत में आया, जब 1935 का एक्ट इंडिया में आया, जब 1935 का अधिनियम भारत के अंदर आया, तो देर वॉज नो, इट हैज नो फंडामेंटल राइट्स, इट हैज नो फंडामेंटल राइट, क्योंकि इसमें कोई मौलिक अधिकार ही नहीं थे। अगर मौलिक अधिकार होते तो हम कह भी पाते, पर थे ही नहीं। ठीक है, याद रखना। सर फंडामेंटल, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास कब होगी? आर्ट एंड कल्चर की क्लास बेटा कल मैं कोशिश करता हूं कि आर्ट एंड कल्चर की क्लास आपकी कल करा दूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग मैनेज होती, शायद मैं कोशिश करता हूं कल करा दूं। ठीक है, याद रखिए। ये बताइए पहले, आपको समझ में आया? फटाफट से बताओ। अगर ये समझ में आ गया है तो बताइए फटाफट, नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया भाई? यही तो बात चाहिए, समझ में आ गया? अरे आना ही था। अरे कैसी बात कर रहे हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि फिर हुआ क्या। फिर सर मौलिक अधिकार मिले कैसे हम सब लोगों को? तो देखो बात करते हैं। जब देखो नेहरू ने एक दिमाग लगाया कि जब हम आजाद होंगे तो हमें तो मिलेगी सत्ता। नेहरू को तो सत्ता मिलनी थी, तो अगर नेहरू को सत्ता मिलेगी तो भारतीय लोगों को क्या मिलेगा? कल नेहरू को, सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद जी को, इनको तो प्रशासन में जगह मिलेगी, गांधी जी को एक दर्जा मिलेगा, एक बड़ा स्टेटस मिलेगा। लेकिन बड़ी बात पता क्या थी? बड़ी बात यह थी कि भाई ऐसा लोगों को क्या मिलेगा। इसलिए 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर एक समिति बनाई गई। 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक समिति बनाई जाती है, एक समिति बनाएगी, समिति। जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? समिति बनाई जाती है। समिति यानी कमेटी, एक कमेटी फॉर्म की जाती है, एक कमेटी फॉर्म की जाती है। और ये जो कमेटी फॉर्म हुई है, ये जो समिति फॉर्म हुई है ना मेरे लाल, इसको कहा गया तेज बहादुर सप्रू समिति। इसको क्या कहा गया? तेज बहादुर सप्रू समिति, सप्रू समिति। इसको कहा गया तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति। तो इसको कहा गया तेज बहादुर सप्रू समिति। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 1945 में बनी थी, तो पूछा जा सकता है आपसे कि इसका नाम तेज बहादुर सप्रू क्यों था? क्योंकि वो तेज बहादुर उसके हेड थे ना, इस वजह से इसका नाम तेज बहादुर सप्रू समिति था। अब बात ये आती है कि इसमें दो प्रकार के अधिकार बताए गए। इसकी रिपोर्ट्स में आते हैं दो प्रकार के अधिकार, दो प्रकार के अधिकार इसमें बताए गए। टू टाइप्स ऑफ राइट्स,
क्या बताया गया बेटा इसमें? टू टाइप ऑफ राइट्स इसमें बताए गए हैं, टू टाइप ऑफ राइट्स। टू टाइप ऑफ राइट्स इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ राइट्स इसके अंदर बताए गए हैं। वो दो तरीके देख लीजिए, वो दो प्रकार कौन से हैं, तगड़े तरीके से आप इसमें समझिए। टू टाइप ऑफ राइट्स इसमें आप देखिए बेटा, राइट्स के दो टाइप है ना, वो कैसे हैं? पहला प्रकार वो है सर संविधान का भाग 3 जो अनिवार्य अधिकार थे, एक है संविधान का भाग 4 जो वैकल्पिक अधिकार थे। तो बेटा ये जो भाग 3 है दैट इज अनिवार्य अधिकार, मैंडेटरी राइट्स। ये वैकल्पिक यानी ऑप्शनल, वैकल्पिक अधिकार यानी ऑप्शनल। अब इसमें चेंजेस कैसे हैं? जैसे अनिवार्य अधिकार हैं वो तो भाग 3 हो गए, यानी वो हो गए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जो ऑप्शनल थे वो हो गए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हो गए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निदेशक तत्व हो गए। बड़ी बात यह थी कि भाई इसके लिए आर्टिकल कितने थे सर? आर्टिकल 36 से लेके 11, सॉरी 36 से लेके 12 से लेके 35, और इसके लिए हो गए बेटा आर्टिकल 36 से लेके 51। ये थोड़ी बात आपको यहां देखने को मिल जाएगी। अब कहने की बात पता है क्या? कहने की बात क्या है कि भाग 3 हो गया, इधर भाग 4 हो गया, ये दो प्रकार के अधिकारों का वर्णन हो गया, और क्लासी तरीके से अब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ये वो अधिकार हैं जो हमने अमेरिका से लिए, ये वो अधिकार हैं हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। इसका स्रोत क्या था? अमेरिका। सोर्स क्या था इसका? अमेरिका। और इसका सोर्स क्या था? आयरलैंड। इसका सोर्स क्या था बेटा? आयरलैंड। आयरलैंड है। अच्छा ये बात आपको पता लगी रही है कि सर ये मैंडेट है, यानी मैंडेटरी है, लेकिन ये जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। चलिए अब बड़ी बात पता है क्या है? एक और बड़ी बात इसमें ये हो जाती है कि सर ये जो भाग 3 है आप यहां बता रहे हो, इसी को मैग्ना कार्टा भी तो कहा जाता है। संविधान के इसी भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। संविधान के इसी भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। संविधान के इसी भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अब इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये बड़ी बात होगी, बताइए। Why it is known as मैग्ना कार्टा? इसको आप मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, बताइए। क्यों आखिरकार इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसके बारे में चर्चा अगर हम करें तो बात है 1215 एडी की। 1215 एडी में ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन सेकंड। तो जॉन द्वितीय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, ब्रिटेन के किंग ने एक पत्र जारी किया था जिसमें उसने लिखा था मजदूरों के हितों का संरक्षण राजा की जिम्मेदारी है। मजदूर हितों का संरक्षण, मजदूरों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण राजा की जिम्मेदारी है, राजा का कर्तव्य है। और वही जो पत्र था ना, वही जो पत्र था वही कहलाया मैग्ना कार्टा। वही पत्र मैग्ना कार्टा कहलाया। और इसी वजह से भाई इस कंप्लीटली क्या कहलाने लगा? देन मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार, ठीक है। चलिए मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार, ठीक है। अधिकार इसका मतलब होता है, एक बार दोबारा मैसेज कीजिएगा शर्मा जी, अभी मैं उसको देख लूंगा। तो इस तरीके से मैग्ना कार्टा जो टर्म है वो यूज हुआ। ये लेबर राइट्स होते हैं एक तरीके के, दीज आर ए काइंड ऑफ लेबर राइट्स। एक प्रकार के ये मजदूरों के हित होते हैं, लेबर राइट्स। क्या ब्रिटेन में आज भी मैग्ना कार्टा चलता है? नहीं जी, ब्रिटेन में अब मैग्ना कार्टा नहीं चलता। ब्रिटेन में क्या चलता है देनब? सर जी ब्रिटेन में तो चलता है बिल ऑफ फंडामेंटल राइट, 1689 बिल ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अधिनियम। मौलिक अधिकार अधिनियम आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, 1689 में ब्रिटेन में आया था, वो आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलो
तो मैग्ना कार्टा क्या है बेटा? एक प्रकार से मजदूरों के हितों का संरक्षण है, राजा का कर्तव्य होता है, ये उस लेटर में लिखा हुआ था, यही मैग्ना कार्टा है। अब हुआ क्या कि ये कैसे अधिकार होते हैं? ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि ये कानून के द्वारा लागू कराए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात होती है। तो आज के लिए बेटा इतना रहने वाला है। अब किसी का डाउट है तो फटाफट पूछ लो। ठीक है, फटाफट बताओ अगर किसी का कोई डाउट है। आकाश बेटा जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है, जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है। बताइए, अगर समझ में आया तो फटाफट बता दो। चलिए, आपकी कमेंट लोड नहीं हो पा रही हैं फिर से। कोई बात नहीं। तो भैया आपसे मुलाकात करेंगे आज शाम को 7 बजे। सबके सब बच्चे मुझे उस इवेंट में मिलने चाहिए जो बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, उसमें आप सब बच्चे मुझे चाहिए। ठीक है, चलिए। जैसा मैंने कहा, इस वाले बजट के जो सेशन है जो शाम को होने वाला है, इस पे मैं चाहता हूं आप में से हर एक बच्चा अभी जाके कमेंट कर दो आप। ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो इसमें मैं शाम को कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे बजट की भी और इकोनॉमिक सर्वे की भी। तो हर एक बच्चा वहां आना। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, अच्छा लगा बाकी आप सभी के यहाँ आने से। और प्रैक्टिस के लिए जी हाँ, आप वहां जा सकते हैं सीधा। बाकी चीजों के लिए भी वहां पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका समर्थन रहा, टेंशन मतलब सब कुछ होगा। अब एक बच्चा ओसीआई ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा था बेटा। ओसीआई में मैंने लिखा था कि ओसीआई और पीआईओ जो थे वो 2015 में मर्ज हो गए थे, ये लिखा था मैंने। ठीक है, सीधा चलिए वहां पहुंचिए क्लास पे और वहां जाके देखिए क्लास को। ठीक है, चाड़ा काट दिया कतीब भाई, बिल्कुल ठीक है, कल मिल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया, आप सभी